एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आरसीसी के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगभग 20-25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सीरीज को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एज पर IS स्पेसिफिकेशंस द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस दैन। मॉडरेट एक्सपोजर में नॉमिनल कवर कम से कम कितना होना चाहिए? तो वो नॉमिनल कवर 30 mm तक मिनिमम होना ही चाहिए। मैंने बताया था कवर का लिमिट कैसे कैसे होगा। एक्सपोजर पहले देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपोजर होते हैं। माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर, सीवियर होता है, वेरी सीवियर और एक एक्सट्रीम होता है। ये 5 तरह के एक्सपोजर कंडीशन होते हैं जिन पे डिपेंड करता है बहुत कुछ, जैसे कि स्ट्रेंथ, कवर कितना होना चाहिए, ग्रेड कौन सी होनी चाहिए मिनिमम। तो माइल्ड स्टील के लिए मिनिमम 25 mm की कवर होनी चाहिए और मॉडरेट के लिए मिनिमम 30 mm, सीवियर के लिए मिनिमम कवर 45 mm, वेरी सीवियर के लिए 75 mm और एक्सट्रीम के लिए 75 mm से ग्रेटर। ये याद होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। इस अकॉर्डिंग मॉडरेट के लिए 30 mm सही होगा। अगला क्वेश्चन, द कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स। कंक्रीट मेंबर्स के डिजाइन में टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है? तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 0.7 √FC के, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, विच वाई स्टील इज कॉमनली यूज्ड एज गुड रीइंफोर्सिंग मटेरियल। रीइंफोर्सिंग मटेरियल के रूप में, एक अच्छे रीइंफोर्सिंग मटेरियल के रूप में स्टील ही क्यों कॉमनली प्रेफर की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। इट इज चीपली अवेलेबल, सस्ते में बहुत ज़्यादा मिल जाती है। दूसरा, थर्मल कोफिशिएंट इज नियरली इक्वल टू कंक्रीट, थर्मल कोफिशिएंट कंक्रीट के लगभग बराबर है। इट पजेसेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है। इट डेवलप्स गुड बॉन्ड विद कंक्रीट, कंक्रीट के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है स्टील की। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? जबकि पूछा है हाँ कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो चीपली अवेलेबल हो जाता है, ये सही बात है। थर्मल कोफिशिएंट लगभग इक्वल होता है कंक्रीट के, ये भी सही है। इट परचेजेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टील लो टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं जबकि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला, इट डेवलप्स गुड बॉन्ड विद कंक्रीट, कंक्रीट से अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है स्टील की। तो A, B और C ये तीनों सही हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर D, A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन reinforced cement concrete structures the steel reinforcement consists of। reinforced cement concrete structure में स्टील reinforcement क्या करते हैं, क्या क्या होते हैं? डिफॉर्म्ड बार्स, बिल्कुल डिफॉर्म बार्स होते हैं। HYSD डिफॉर्म्ड जो हमने बताए थे, FE415, FE500, FE550, इस ग्रेड के सब डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं। कोल्ड ट्विस्टेड बार ये भी होते हैं। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील ये भी होते हैं। यानी कि रीइंफोर्समेंट के तौर पे सारे स्टील यूज किए जाते हैं। डिफॉर्म्ड बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार, माइल्ड स्टील बार, मीडियम टेंसाइल स्टील सब होता है। माइल्ड स्टील का ग्रेड होता है FE250, मीडियम टेंसाइल का होता है FE415 और डिफॉर्म्ड बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार जो होते हैं ये सब FE500 और FE550 होते हैं।
अगला क्वेश्चन, M30 ग्रेड की कंक्रीट का IS 456-2000 के अनुसार आनमन सामर्थ्य कितनी होगी? M30 ग्रेड है, आनमन सामर्थ्य 0.7 अंडर रूट एफ सी के 0.7 अंडर रूट एफ सी के ही आनमन सामर्थ्य है कंक्रीट की। कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगी, 0.7 अंडर रूट 30। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में अंडर रूट 30 की वैल्यू हमें पता नहीं है और कैलकुलेटर मिलता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे अंडर रूट 3 की अंडर रूट 30 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, तो अंडर रूट 30 की वैल्यू 5 और 6 के 5 से ज़्यादा और 6 से कम होगी। एक बार हम 5 रख के देखते हैं, एक बार 6 रख के देखते हैं कितना कितना आंसर आ रहा है। 0.7 इंटू 5 रखेंगे तो आ जाएगा 0.35, सॉरी 3.5, और 0.7 इंटू 6 रखेंगे तो 4.2 आएगा। ऑप्शन में 4.2 से कम रखना है, 4.2 से कम और 3.5 से ज़्यादा रखना है, तो इस हिसाब से आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कभी कभी कैलकुलेटर नहीं मिलता है तो एग्जैक्ट आंसर निकाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन ऑप्शन से हम लोग देख के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा स्टील कितनी होती है, ये होती है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और कंक्रीट की कितनी होती है 10 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए दोनों ये इक्वल दिख रहे हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ट्विस्टेड बार हैज अबाउट डैश मोर यील्ड स्ट्रेस देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील। ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील यानी कि Fe250 के कंपैरिजन में ट्विस्टेड बार के स्ट्रेंथ में कितनी इंक्रीमेंट होगी या कितना ज़्यादा होगा, 50%। 50% ट्विस्टेड बार में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एजम्पशन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन। प्रबलित कंक्रीट डिजाइन के लिए निम्न में से कौन सी कार्यरत प्रतिबल प्रणाली वैध नहीं मानी जाएगी। वैध कौन कौन से नहीं, पहले ऑप्शन देखते हैं। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई रोक नहीं है। दूसरा, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट, ये भी एजम्पशन सही है, बॉन्ड बहुत अच्छी होती है। सी ऑप्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन नॉट बी इग्नोर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी कम होती है कि उसको इग्नोर की जा सकती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये एक्चुअली स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर सही है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी वैलिड नहीं है, नॉट अ वैलिड अजम्पशन, तो वही वैलिड अजम्पशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन सी है, जबकि स्टेटमेंट गलत है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही थे। अगला क्वेश्चन, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। इनमें से किस मटेरियल की डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। डक्टिलिटी को तन्यता बोलते हैं हिंदी में, या फिर दूसरे भाषा में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट कार्बन कंटेंट, सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होता है। दोनों का आंसर सेम ही है, कैसे मैं बताता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा था तो पिछले लेक्चर में तो मैंने बताया था कि कार्बन का परसेंट जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही ब्रिटलनेस होगी, उतनी ज़्यादा ब्रिटलनेस होगी, और डक्टिलिटी उतनी ही कम होगी, डक्टिलिटी उतनी ही कम होगी।
तो इसमें पूछा है डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किस में होगा डक्टिलिटी, जिसमें परसेंटेज कम होगा। तो परसेंटेज सबसे कम जो होता है वो होता है रॉट आयरन में। रॉट आयरन में कितना होता है, 0.15% के आसपास होता है। कार्बन 0.15% के आसपास होता है, इसलिए इसको प्योरेस्ट आयरन बोलते हैं। प्योरेस्ट आयरन बोला जाता है। प्योरेस्ट आयरन का मतलब ये है ये सबसे शुद्ध आयरन है, इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम है और सबसे ज़्यादा डक्टाइल यही आयरन होता है, रॉट आयरन। पिग आयरन डायरेक्ट इसके अयस्क से लिया जाता है, इसमें अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। एक कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा, और एक माइल्ड स्टील है। इनमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। माइल्ड स्टील में 1.5 से ग्रेटर होता है परसेंट से, और माइल्ड स्टील में 0.75 से 1.5% तक कार्बन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट कार्बन कंटेंट, उसमें भी सेम बात होगी। और डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी कार्बन कंटेंट सबसे कम डक्टिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ मैंने पहले ही बता रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर्स नॉट एक्सपोज टू वेदर। एक्चुअली ये स्टील मेंबर का क्वेश्चन मीन्स डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। अगर वेदर में एक्सपोज ना हो तो मिनिमम थिकनेस स्टील मेंबर की 6 mm होगी। ये स्टील डिजाइन का क्वेश्चन है, ये आरसीसी का क्वेश्चन नहीं है, बट आ गया तो बता देता हूँ, 6 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन HYSD bars are used in plate of mild steel bars, the bond strength increases, decreases, does not change, become 0। HYSD बार हम यूज करेंगे माइल्ड स्टील की जगह पे। तो माइल्ड स्टील की ग्रेड Fe250 और HYSD की जो ग्रेड होती है वो होती है Fe500 या Fe550, ये ग्रेड होती है। पूछा क्या है, बॉन्ड पूछा है। जितनी ही ज़्यादा ग्रेड बढ़ाएंगे कंक्रीट में, वो चाहे कंक्रीट हो चाहे स्टील हो, जितनी ही ज़्यादा ग्रेड बढ़ाएंगे उतनी ही बॉन्ड ज़्यादा बनेगी। इसलिए HYSD ग्रेड ज़्यादा है तो बॉन्ड ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। HYSD बार अगर हम यूज़ करें माइल्ड स्टील की जगह पे तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक और फार्मूला है बॉन्ड स्ट्रेस का, टाउ BD इक्वल्स टू सिग्मा ST अपॉन पाई सिग्मा ST अपॉन BD। Next question, the term characteristic load means that load which has probability of not being exceeded। कहने का मतलब यह है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से, ऑप्शन में भी देख के पता चलेगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। नॉट बीइंग एक्सीडेड मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, पूरे स्ट्रक्चर के पूरे लाइफ में मैक्सिमम कितने परसेंट से ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए, वही कैरेक्टरिस्टिक लोड होगा। कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है 95% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले भी बता रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड में बिल्कुल अपोजिट का रिलेशन है। हालांकि फिगर दोनों का ऐसे बनता है सेम, बस लोड जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, यहाँ से यहाँ तक FCK। लोड जबकि उल्टा बनता है, इधर से बनता है, इधर से काउंट होता है। एक्चुअली लोड जितना ही कम होगा उतना ही सेफ होगा, इसलिए 95% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक जितना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी अच्छी बात है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 95% से अधिक होना चाहिए।
और कैरेक्टरिस्टिक लोड 95% या उससे कम ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइनिंग आरसीसी स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिक थ्योरी मेथड। आरसीसी संरचना की रचना में इलास्टिक थ्योरी विधि की तुलना में अल्टीमेट लोड क्या होती है? ऑप्शन है मोर इकोनॉमिकल, मोर कॉस्टली, इक्वल इन कॉस्ट, नॉट कंपेरेबल इन कॉस्टिंग। जब हम डिजाइन फिलोसफी बता रहे थे तो डिजाइन फिलोसफी में हमने क्या बताया था? WSM, LSM और ULM। WSM, ULM और LSM मैंने बताया था। तो WSM में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? स्टील के लिए, उसके लिए कंक्रीट के लिए 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी और स्टील के लिए 1.78 लेते हैं। ULM के लिए 2.7 के आसपास लेते हैं और LSM के लिए 1.5 और 1.15 लिया जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो 0.7 इधर है, 0.78 के आसपास में। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा लेंगे उतनी ही ज़्यादा साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी WSM की बहुत ज़्यादा साइज़ इंक्रीज हो जाती थी, साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। ULM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत कम है, हमें मान लेते थे कि जितनी भी स्ट्रेंथ है वो पूरी की पूरी यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो कंक्रीट का साइज़ है बहुत कम होता था। WSM में बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत महंगा पड़ता था, अनइकोनॉमिकल हो जाता था। और ULM है, ये बहुत ही हल्का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए ये बहुत इकोनॉमिकल माना जाता है, मोर इकोनॉमिकल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है। लेकिन ULM की एक खास बात ये थी कि बहुत ही स्ट्रक्चर को फेल होने के चांसेस हो जाते थे, क्योंकि हम पूरा का पूरा स्ट्रेंथ यूज़ कर लेते थे। थोड़ी सी भी अगर लोड बढ़ेगी तो स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने एक नया मेथड अपनाया, वो है LSM, लिमिट स्टेट मेथड। इस मेथड में हम स्ट्रेन को लिमिटेड रखते हैं 0.002 तक। 0.00 तक स्ट्रेन को लिमिटेड मान लेते हैं कि इससे ज़्यादा स्ट्रेन कंक्रीट में नहीं आने देना है किसी भी हालत में, जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो जब लिमिट हम मान के चलते हैं तो ऐसे केस में फेल होने के चांसेस कम होते हैं। और ये वाले सेक्शन जो LSM के सेक्शन होते हैं, ये होते हैं मीडियम टाइप के, ना ही बहुत बड़े सेक्शन बनते हैं ना ही बहुत छोटे सेक्शन, इसलिए ना ही बहुत महंगा पड़ता है ना ही बहुत सस्ता पड़ता है। ये बीच का एक एवरेज टाइप का है LSM। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर reinforced concrete members totally immersed in sea water, the additional cover thickness recommended by the code is। अगर सी वाटर यानी कि समुद्री पानी में डूबा हुआ है, अगर कोई स्ट्रक्चर समुद्री पानी में डूबा हुआ है तो कम 40 mm एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं। अगर समुद्री पानी में डूबा हुआ है कोई स्ट्रक्चर तो कवर 40 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पहला ऑप्शन है एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड, दूसरा है एवरेज लोड टू रिजर्व कैपेसिटी। ये तो पूरी तरह गलत है, उसमें ऊपर वाले में थोड़ा सा डाउट है। रिजर्व कैपेसिटी टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है। डी ऑप्शन है एवरेज लोड टू पीक लोड। यहाँ पे एवरेज लोड और पीक लोड है, यहाँ पे एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड है। पीक का मतलब हमने ये पढ़ रखा है कि पीक का मतलब भी मैक्सिमम होता है एक तौर से, बट यहाँ पे मैक्सिमम वाला लें कि पीक वाला लें, मैक्सिमम यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे पीक वाला आंसर सही होगा। अगर ये पीक वाला आंसर ना होता तो एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड हम सही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक साथ दोनों आ जाते हैं तो पीक लोड वाला ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। इसलिए लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू पीक लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील corrodes in exposure of air and moisture and rust as। वायु और आर्द्रता की उद्भासित स्टील संचारित होता है और उस पर लगा जंग कितना होता है? इक्वल टू वॉल्यूम कंपेयर टू अमाउंट ऑफ स्टील रस्टेड। नहीं, स्टील की जंग जो होती है ज़्यादा होती है
बराबर नहीं होती है। अगला है ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्टील, स्टील के आयतन की 2 गुनी, ये भी गलत है। 2.5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टील, ये सही है। जो जंग लगती है उसका जो आयतन होता है लगभग 2.5 गुना होता है। जितने आयतन का स्टील का जंग लगा है, जंग लगने के बाद उसका 2.5 गुना आयतन दिखाई पड़ने लगता है। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में ऑर्गेनिक सॉलिड मैक्सिमम कितना हो सकता है? जिस पानी को हम यूज़ करके हम कंक्रीट बनाते हैं उस पानी में मैक्सिमम ऑर्गेनिक सॉलिड कितना हो सकता है? उस केस में मैक्सिमम ऑर्गेनिक सॉलिड 200 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर है तो मतलब पानी खराब है, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी। वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल कितनी होती है? अल्टीमेट स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, अल्टीमेट तो चरम हो गया, मीन्स उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, ये भी गलत है, यील्ड स्ट्रेस के बराबर नहीं होता है। लेस देन यील्ड स्ट्रेस, ये सही है। वर्किंग स्ट्रेस हमेशा यील्ड स्ट्रेस के नीचे ही हम लोग मान के चलते हैं, इसलिए वर्किंग स्ट्रेस पर डिज़ाइन की हुई स्ट्रक्चर एकदम सेफ होता है, उसमें फेल होने के चांस आ ही नहीं सकता है। बट उसका स्ट्रक्चर इतना हैवी बन जाता है, इतना ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वर्किंग स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। स्टील ऑफ yield strength 400 megapascal has been used in structure. What is the value of maximum allowable tensile strength? एक संरचना में 400 मेगापास्कल पराभव सामर्थ्य वाले इस्पात प्रयोग किया जाता है, अधिकतम मान्य तनन सामर्थ्य क्या होगी? तनन सामर्थ्य एक्चुअली होता क्या है, मैक्स दिया है और ग्रेड दिया है। यील्ड स्ट्रेंथ एक फॉर्मूला होता है, यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेंथ, उल्टा हो गया, मैक्स अलाउबल स्ट्रेंथ, वो यील्ड स्ट्रेंथ के यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। अब इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े हैं, जो वो LSM के लिए अलग पढ़े हैं, WSM के लिए अलग पढ़े हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली ये नहीं कहा है कि WSM से बताना है या LSM से, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि हमें दोनों तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो एक एक करके दोनों को हम चेक कर लेते हैं। पहला WSM से, दूसरा LSM से। स्टील है, WSM में होगा क्या? WSM में होगा मैक्स अलाउबल स्ट्रेस, सिग्मा ए बोलते हैं इसको। ये होगा यील्ड स्ट्रेंथ, जितनी ग्रेड होगी उतनी होगी। दिया कितना है? 400 मेगापास्कल, 400 मेगापास्कल अपॉन WSM में जो स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.78। ऐसे ही सिग्मा ए की वैल्यू LSM में कितनी होगी? 400 अपॉन स्टील की 1.15। कितनी वैल्यू आएगी ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आसान हो जाएगा, वरना इसमें काट पीट करना होगा। फिलहाल ये वैल्यू 250 के आसपास आएगी और हम ऑप्शन देखते हैं 240 मिल रहा है, इसलिए ये आंसर सही होगा। जबकि 1.1 से करेंगे, 1.15 से, तो कितनी वैल्यू आएगी देख लेते हैं। 11, 33, 7, 11, 60, लगभग 360 के आसपास आएगी। 360 के आसपास कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए WSM वाला आंसर सही है।
250, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ तक हमने भी फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी भी फर्स्ट चैप्टर से बाकी है, जो कि हम लोग अभी शुरू करेंगे WSM को डिटेल में पढ़ना, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैं ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप लिखेंगे कुछ, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद।